साथियों, अगर आप सोचते हैं कि आजम खां को समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा नेता बनाया है तो आप कहानी से कहीं ना कहीं दूर हैं। सही किस्सा आपको नहीं पता है। आजम खां को समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा नेता नहीं बनाया, लेकिन आजम खां ने समाजवादी पार्टी को कई बार सत्ता में बिठाया। मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में जमानत पर बाहर आए आजम खां का वर्चस्व का अंदाजा लगाइए कि जो नेता 22 श्रेणी की सुरक्षा के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाते हैं, वो आजम खां आज 22 श्रेणी की सुरक्षा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कह दिया कि ये सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वर्चस्व आजम खां का वो आज मैं और अनुपम जी अपनी कहानी में बताएंगे। कैसे 10 बार के एमएलए आजम खां, एक बार के राज्यसभा सांसद, एक बार के सांसद, यानी आजम खां का रसूख मानो तो खाली पेपर पर जहां आजम खां उंगली रखते थे वहां मुख्यमंत्री साइन करते थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा अच्छे से समझने वाले अनुपम प्रसून जी हैं। अनुपम प्रसून जी, क्या किस्सा है रामपुर में आजम खां का, क्या कहानी है? देखिए संदीप, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी में जिस कद के लीडर बन सकते थे या जो उनमें दमखम है, जो क्षमता है, वो जानबूझकर समाजवादी पार्टी में, चाहे वो मुलायम सिंह के दौर में हो या अखिलेश यादव के दौर में हो, क्योंकि आजम खान के बढ़ने से इस परिवार का वर्चस्व कम हो रहा था, इसलिए आजम खान को उनके कद का ओहदा कभी नहीं दिया गया। हाँ, मुलायम सिंह बहुत सम्मान करते थे और आजम खान, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुलायम सिंह ने आजम खान को बनाया। सच तो यही है कि आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को और समाजवादी पार्टी को बनाया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दर्शकों आप भी बताइएगा। समाजवादी पार्टी के किसी एक लीडर का नाम बता दीजिए, एक लीडर का, जो आज अपने दम पर एक बार भी विधायक बन जाए। अखिलेश यादव को छोड़कर आप नाम बता दीजिए। आप ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। 10-10 बार विधायक बने, 10-10 बार। आजम खान की ये अहमियत है। एक दौर ऐसा था कि पूरे मुरादाबाद मंडल में आजम टिकट किसको बांटा जाना है वो तय आजम खान करते थे। रामपुर से वो तय होता था, और सिर्फ तय ही नहीं होता था, उसका रिजल्ट दिलाते थे आजम खान। ये आलम था। पूरे मुरादाबाद मंडल में जिनके नाम का सिक्का चलता था, जिनका प्रभाव चलता था, प्रभाव मतलब ये नहीं कि बाहुबल चलता था। आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति इतने सालों की राजनीति कर रहा हो, उसको ज़रूरत पड़ेगी 2 मुर्गी चुराने की या 2 बकरी चुराने की? ये सबको पता है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित थे, क्योंकि इस तरह के आरोप जब भी लगते हैं वो राजनीति से प्रेरित ही होते हैं। अब आजम खान को क्या 14,000 की चेन चुराते वो? आप खुद बताइए, 14,000 की चोरी करते आजम खान, इतना उनका कद गिर गया था। आपने एक वाक्य का जिक्र किया कि उन्होंने 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी। 22 श्रेणी की सुरक्षा वो नाराज हैं, इस वजह से वापस कर रहे हैं। नाराजगी उनकी 2 चीज़ों की है। पहली नाराजगी क्या है कि उनकी जान को खतरा है। ये कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई, किसने बताई ये बात सरकार को? दूसरी चीज़ कि सरकार ने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, ये बात उन तक अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। अचानक पुलिस वाले पहुंचते और कहते हैं कि आज हमें आपकी सुरक्षा में तैनात होना है। तो उनकी नाराज़गी इस पर भी है कि भाई, जिस व्यक्ति के जान को खतरा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, और मीडिया को पहले पता चल जाता है। तो आजम खान को ये बात पहले पता चलनी चाहिए थी, वो बस इस बात से नाराज हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि वो क्यों 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो मुकदमा लड़ते लड़ते या इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, और माली हालत ठीक नहीं है इसलिए जो कमांडोज आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए, जो जवान आएंगे, उनके लिए वो अलग से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं। इसीलिए कैमरे पे कह रहे हैं मैं तो बचा के आया, मेरा घर बचा, ये भी बेच देता हूँ। इसीलिए वो कैमरे पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि मैं सरकार से ये कहता हूँ कि आप ले जाइए इसको। और एक चीज़ और है, आजम खान ने बहुत इमोशनल होकर एक बात कही कि जब तक जिंदा हैं शान से जिंदा हैं, जिस दिन अर्थी उठेगी उस दिन भी शान से ही जाएंगे, जनाजा उठेगा शान से ही जाएंगे। तो ये आजम खान का कद है। सोचकर देखिए कि वो अगर चाहते तो उनके लिए कितना आसान था कि
एकदम खुलकर समाजवादी पार्टी की हर पोल पट्टी खोल दें और जाकर सरकार जो जो तोहफे दे रही है उसको कबूल कर लें। लेकिन उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने अपनाया कि नहीं, हमारा एक राजनीतिक उसूल है, उस उसूल पर चलेंगे। आजम खान, देखिए, अब जब मैं इतनी बातें कहता हूं तो इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं कि आजम खान एकदम दूध के धुले हैं, एकदम वो पाक साफ हैं और शुद्ध रूप से मतलब 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। नहीं, इससे कहानियां तो इनकी भी बहुत अगर धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी, तभी तो चीजें सामने आई। उनका रोल कई मामलों में रहा, लेकिन इतना भी निम्न स्तर का नहीं रहा कि वो जाकर 2 मुर्गी और 4 बकरी चुराएं। और इस एक चीज और है, आपको समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भी समय आया जब लोगों ने कहा कि आजम खान अपने उनकी भैंस खो गई थी, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को लगा दिया, पूरा महकमा लगा दिया। ये बात भी कही जाती है आजम खान के बारे में। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल बात है? आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि भैंस को ढूंढने के लिए पूरा महकमा लगाया जा सकता है? आपका कोई सामान खो जाता है, आपकी कोई चीज़ खो जाती है, तो आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। सामान कीमती होता है, आपको भी पता है कि सत्ता में थे ना, साम्राज्य इनका था अनुपम जी, इसलिए उनके नाम से जोड़ दिया गया। तो आजम खान का ये कद था कि आजम खान ने एक शिकायत दर्ज कराई तो उसको ये जोड़ दिया गया कि भैंस के लिए पूरा महकमा लगा दिया गया। अब आते हैं, देखिए, आजम खान, मैंने आपको बताया 10 बार विधायक रहे, अपने बेटे को स्वार से 2 बार विधायक बना चुके हैं। वो कोई ऐसी हल्की हस्ती तो नहीं होगा कि फूंक दो तो उड़ जाएगा। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आजम खान के रामपुर से वर्चस्व की? क्या कहानी थी जो इतना बड़ा नेता बन गए कि मुलायम को? 80 के दशक में आपको लौटना पड़ेगा, जब नवाबों का एक छत्र राज चलता था वहाँ पर रामपुर में जबरदस्त तरीके से। मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं जब बताऊंगा आपको तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा। 70 के दशक से शुरू करते हैं। 1971, 1980, 1984, 1985, 1989, आ जाइए कम से कम 90 के दशक तक। जुल्फिकार अली खान रामपुर के सांसद होते थे। 1991 में बीजेपी के राजेंद्र शर्मा से वो चुनाव पहली बार आ रहे थे, और रामपुर में जो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है वहां पर पहली बार बीजेपी 91 में जीती। और आपको ये पता है उस वक्त अयोध्या राम मंदिर की लहर चल रही थी। 1996 में जो जुल्फिकार खान की पत्नी थी बेगम नूर बानो, वो रामपुर से सांसद बन गई। और प्रभाव इतना था उस पूरे रामपुर के इलाके में नवाबों का कि नवाब की फैमिली का कोई मेंबर अगर किसी गली से गुजर जाता था तो उस गली के लोग ऐसा समझते थे कि हमें नमक का कर्ज अदा करना है इनको वोट देकर। इस हिसाब से था। 1999 में रामपुर में फिर से बीजेपी जीती। मुख्तार अब्बास नकवी वो जीते, और 1999 में फिर से बेगम नूर बानो जो कि नवाब की पत्नी थी वो जीत गई। और उसके बाद दौर आया आजम खान का। उसके हालांकि कासिम अली खान वो बने, 4 बार वो स्वार के विधायक बने। उसके बाद पोते हैदर अली खान चुनाव लड़ने उतरे, लेकिन वहाँ से जो आजम खान ने रफ्तार पकड़ी थी रामपुर में, पहले वो विधायक बने, फिर विधायक बनने के बाद सांसद बन गए। और सांसद, देखिए, आजम खान के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पास बहुत कम ऐसे नेताओं के पास उपलब्धि होती है। वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो विधान परिषद में रहे, वो विधानसभा में रहे, वो लोकसभा में रहे, और वो राज्यसभा में भी रहे। 4 मंत्री रहे। मतलब जितने मंत्री नहीं, जितने सदन हैं भारत में, सारे सदन से होकर गुजरे थे। तो इससे आप उनके राजनीतिक अनुभव का अंदाजा लगाइए। विधानसभा में देखा काम कैसे होता है, लोकसभा में देखा कि काम कैसे होता है और कैसे करवाया जाता है, फिर मंत्री बनकर उस काम को करवाया। तो अच्छा, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में, तो केंद्र में भी रहे, तो उनको पता था कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की नब्ज क्या है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की नब्ज क्या है। तो उस हिसाब से उन्होंने सारा काम किया और इसमें उनको बहुत कामयाबी भी मिली।
वरना कभी कोई ये नहीं सोचता था कि रामपुर में नवाब फैमिली से बाहर जाकर कोई ऐसा चेहरा उभर कर आएगा जो सांसद या विधायक बन जाएगा। और फिर दौर तो ऐसा आ गया जब आप जाएंगे 2010 के बाद से, कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मुरादाबाद मंडल की जितनी सीटें थीं उनका फैसला, उनका मुकद्दर तय होने लगा रामपुर में बैठकर आज़म खान के घर से। कहानी यहाँ से चलती थी। सारी कहानियाँ। आज़म खान पर कई गंभीर आरोप लगे। मैंने आपको एक बात और बताई कि वो दूध के धुले नहीं थे। उनके ऊपर आरोप लगा एक ख़ास समुदाय के लोगों को दंगे कराने के बाद बचाने का। मुजफ्फरनगर दंगा सबको याद है, खुलेआम इनका नाम आया। नाम आया उसमें। उस वक्त इनसे कई मुस्लिम नेता भी नाराज़ हो गए। और एक चीज़ मैं एक वीडियो देख रहा था। अनुपम जी यहाँ रोकूंगा मैं आपको। मैं बता देता हूँ, वो चीज़ मिस हो जाएगी। आज़म खान को लोग समझते हैं कि वो भाजपा के विरोधी हैं। मैं कोई वीडियो देख रहा था, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये बताया, इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी कि जब बाबरी विध्वंस का मामला चल रहा था तो आज़म खान को एक बात पूछी गई। उनसे पूछा गया कि ये इतना बड़ा दंगा हो गया, ये बीजेपी वालों ने करवाया होगा। ठीक है, किसी ने ऐसा बोला तो आज़म खान का फौरन जवाब आया, बीजेपी ने करवाया होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, माफ़ करिएगा, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। उन्होंने कहा हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव तो दूध के धुले हैं। मतलब उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी प्रदेश में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो उन पर आज़म खान का निशाना था, बीजेपी पर नहीं। मतलब आज़म खान, कहने का मतलब ये था कि आज़म खान उस समय अपने टोन से ये बता रहे थे कि इस दंगे के पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार का हाथ है। अगर इसमें सच्चाई है तो आप समझ सकते हैं कि आज़म खान एक ऐसे लीडर के तौर पर जाने जाएंगे या पहचाने जाएंगे जो हमेशा खरी बात, और चाहे किसी को बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन जो सच होता है वो बोलने वाली बात बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, आज़म खान के ख़िलाफ़ उनके रामपुर में कुछ लोगों ने तो, उन्हीं के समुदाय के लोगों ने बगावत की। उन्हीं के समुदाय के मुसलमानों ने ही उनके ऊपर आरोप लगाया कि ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा किया। कई लोग तो हमारे सहयोगी हैं, अभिषेक सांडिल, मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट की है। मैं तो सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ। पिन कर देते हैं वीडियो में। हाँ, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने, उनकी रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि रामपुर में रहने वाले मुसलमान कहते हैं कि भाई ये हमारा नहीं है। तो आज़म खान कुछ तो आज़म खान ने किया होगा उनके खिलाफ। मैं रोक रहा था आपको बीच में, आपने कहा कि वो जरूरी था बताना। मैं आज एक और चीज़ बता देता हूँ। 2022 चुनाव, जिसकी मैं लगातार आपसे चर्चा करता हूँ, आप ऑफिस में रहते थे, मैं ग्राउंड पर जाता था। मुजफ्फरनगर के उस गांव में गया जिस वजह से वो मुजफ्फरनगर पूरा दंगा होता है। सचिन गौरव की हत्या की जाती है। कैसे हत्या की जाती है दुनिया को जग जाहिर है। उसके बाद मैं गौरव सचिन की माँ से मिलता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ। वो इंटरव्यू हम पिन कर देते हैं। कैसे बताती हैं कि आज़म खां का क्या तांडव था उस समय मुजफ्फरनगर में। कैसे आज़म खान ने उस पूरी भीड़ को जिन्होंने गौरव और सचिन की हत्या की थी उससे चुटकियों में छुड़ा दिया था। कैसे मुजफ्फरनगर के कप्तान और एसपी का ट्रांसफ़र खड़े खड़े आज़म खान ने कराया था। और वो वीडियो हम पिन कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप बगल में शामली भी है, और शामली के आसपास का, मैं वो एग्जैक्ट उस लोकेशन का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक कोठी हुआ करती थी। और कहते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट जेट उतरा करते थे, और उस प्राइवेट जेट में आने वाले मेहमान हिंदुस्तान के नहीं होते थे, पाकिस्तान के होते थे, बांग्लादेश के होते थे। और वो यहाँ अय्याशी करने आते थे, और पुलिस वहाँ जा नहीं पाती थी, पहुँच नहीं पाती थी। और पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाती थी? क्योंकि वहाँ आज़म खान का खौफ था, आज़म खान का संरक्षण था उस पूरी कोठी को। इस वजह से वहाँ पर सरकार किसी की भी हो, उस पूरी परिधि में जाकर सरकार हाथ जोड़ लेती थी। सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे घुटनों पर आ जाते थे और कहते थे कि अगर कोई पुलिस वाला उस कोठी के भीतर चला गया तो जिंदा आ जाएगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। ये स्थिति थी। आपने बताया ना, खड़े खड़े आज़म खान की अकड़ क्या थी
इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछली बार, इस बार तो जमानत पर आए हैं, पिछली बार एक बार और इससे पहले करीब चूँकि वो 23 महीने बाद आए हैं तो 2 साल पहले हम चलते हैं 2023 में। 2023 में भी जमानत पर बाहर आए थे आजम खान। अनुज चौधरी जो बहुत चर्चित अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, देखा था उनको कैसे धमका रहे थे। कह रहे थे ये जो सीने पर मेडल और वर्दी है ना, ये भी अखिलेश यादव की देन है, और उस अखिलेश यादव के सामने पैरवी करने वाला मैं ही था। तो ये उनकी अकड़ है आजम खान की। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अनुज चौधरी को धमकाया और अनुज चौधरी ने बहुत सलीके से जवाब दिया, अपनी शालीनता बरकरार रखी, अनुशासन बरकरार रखा, क्योंकि आजम खान की हैसियत क्या थी उस समय, एक सांसद की थी। तो इस हिसाब से अब आजम खान का चूंकि राजनीतिक करियर करीब करीब ख़त्म ही हो गया, उनकी उम्र ने उनका साथ छोड़ दिया है, उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे वक्त में आ गए हैं जब वो सिर्फ अपने किए गए कामों का प्रायश्चित ही कर सकते हैं। वो कुछ बड़ा कर नहीं सकते, कुछ बड़ा फेरबदल नहीं कर सकते। और आपको भी पता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि IAS IPS जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पूरी लाइफ वो पावर देखते हैं, रुतबा देखते हैं, अपने आसपास लोगों को सलामी ठोकते हुए देखते हैं। और अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ छिन जाता है, तो उसके बाद से वो भी एक आम नागरिक हो जाते हैं। आजम खान भी वो रुतबा देख चुके हैं, वो पावर देख चुके हैं। एक उंगली रखते ही पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाता था। जिस जगह पर उंगली रख दे वो, मैंने आपको कहा ना कि मुरादाबाद मंडल में कौन टिकट लेगा, मुलायम सिंह यादव के पास वो बाद में पहुंचता था, पहले आजम खान के पास पहुंचना होता था उसको। तो दोस्तों, आज से अंत भी होता है और आज से आगाज भी होता है। जैसे एक चीज़ के दो मतलब होते हैं, ऐसे ही आजम खां के भी दो चेहरे हैं। आजम खां की ताकत बताई, आजम खां के हमने आपको कर्म भी बताए, कैसे आजम खां ने पिछली सरकारों में जो कुछ किया और आजम खां ने अपनी राजनीति शक्ति कैसे बढ़ाई, क्या संघर्ष आजम खां का रहा था। दोस्तों, सवाल आपके रहते थे कि वीडियो क्वालिटी भी ठीक करो, ऑडियो क्वालिटी आपने और अनुपम जी ने ठीक कर दी है। तो इस बार अनुपम जी आपने थोड़ी कोशिश की है कि वीडियो क्वालिटी भी यहाँ से ठीक करने का एक काम किया जाए। 2-4-5 दिन लगेंगे, ये क्वालिटी भी ठीक करेंगे। दर्शक लगातार अनुपम जी बड़ा प्यार दे रहे हैं। हम दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इस परिवार को और थोड़ा बड़ा करें। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने सपोर्ट करने के अलग अलग माध्यम भी तय कर दिए हैं और हम चाहते हैं कि हम हर दिन अपनी क्वालिटी को सुधार लाएं। तो इसलिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो ये भी एक तरीके का सपोर्ट है। और सिर्फ सब्सक्राइब ही मत करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे जो आपके काम की हो, आपको वैल्यू देती हो, आपकी जानकारी को बढ़ाती हो, तो आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, यारों या किसी और जगहों पर शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी काम की ना लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, दर्शकों का भी। सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का आगाज हो चुका है। देश दिवाली मना रहा है, दवा के पटाखे चला रहा है। आप भी शुभकामनाएं दर्शकों को दे दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की, आपको दीपावली की और आपको भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दर्शकों।